right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? होप सो तो आप सब लोग सही होंगे। काफ़ी समय के बाद आपके बीच में आया हूं। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों वीडियो का एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा रहा होगा। जैसा भी रहा, जिनका अच्छा रहा उनको अग्रिम शुभकामनाएं, जिनका नहीं रहा तो वो आगे की तैयारी करें। कट ऑफ के बारे में तो आपने हज़ारों वीडियो देख ली होंगी उनकी। मैंने भी कट ऑफ के लिए यहाँ पर पोल किया हुआ है। अगर आप उसमें प्रतिभाग करना चाहते हो तो कर सकते हो, चैनल पर ही आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जिनका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया है तो वो आगे की तैयारी करें। इसलिए तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो जैसा भी वीडियो का एग्जाम रहा उसको भूलिए और आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो पेपर है 12 तारीख का, उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं 150 नंबर की यहाँ पर जीएस और रीजनिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा आज के वीडियो का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो दोस्तों किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपति, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक, ये पशु, जल आदि सभी की ये पूजा करते थे। और इसमें से जो आंसर के अकॉर्डिंग जो है वो आपका पशुपति इसका सही आंसर है। अगला है त्रयी नाम है। जो त्रयी नाम है ये किसका है दोस्तों? ठीक है, त्रयी जो है इसमें 3 वेदों का नाम है। 3 वेद आते हैं त्रयी में। त्रयी में फर्स्ट के 3 वेद आते हैं, अथर्ववेद को छोड़ दीजिए आप, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इसमें त्रयी में गिने जाते हैं। अगला है तीसरा क्वेश्चन, अशोक ने निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख किया है? ठीक है ना। तो ग्राम के भूलेख का जो है वो लुम्बिनी का क्या है? देखो दोस्तों, लुम्बिनी वो जब अपने अशोक जब अपनी धार्मिक यात्रा पर निकला था तो वो लुम्बिनी गांव गया था और वहाँ पर उसने ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख किया था, उसमें गाँव को छूट दी थी, ऐसा उसके शिलालेख में वहाँ पर लुम्बिनी का जो शिलालेख है उसमें वर्णित है, स्तंभ लेख में। अगला है चौथा, सार्थवाहक किसे कहते हैं? सार्थवाहक किसे कहते हैं दोस्तों? सार्थवाहक जो कहते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी, व्यापारी के काफिलों के प्रधान को सार्थवाहक कहा जाता था। ठीक है ना। तो ये मौर्य काल या उसके समय की घटना है। अगला है मौर्य काल में दधिकरण क्या था? देखो दोस्तों, आपने ध्यान दिया तो एंशिएंट से मौर्य ज़्यादा पूछा जाता है और हमारे यूके एसएससी ने भी पिछली बार वाले पेपर में या उससे पिछली बार में भी एंशिएंट में आपका मौर्य ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि मौर्य काल में दधिकरण क्या था दोस्तों? क्या था दधिकरण, ये बताइए आप। दधिकरण इसमें से क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मथुरा क्षेत्र में जैनियों द्वारा पूजे जाने वाले एक नाग देवता को दधिकरण कहा जाता था। ठीक है ना। तो ये जैनियों द्वारा पूजा जाता था, इसकी पूजा वहाँ पर की जाती थी। अगला है दक्षिण में महाभारत के प्रथम अनुवादक कौन थे? ठीक है ना। दक्षिण भारत में प्रथम अनुवादक कौन थे? तो वो तो पेरू देवनार। ठीक है, पेरू देवनार जो थे, इन्होंने सबसे पहले महाभारत का अनुवाद किया था। अगला है सूची और सूची का आपको मिलान करना है इसमें। ठीक है ना। तो इसमें देखिए सूची और सूची का मिलान करना है। इनकी पत्नी का नाम है और इनका मिलान आपको करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं, यहीं पर ही देख लेते हैं हम। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, चंद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी सही है, समुद्रगुप्त की दत्त देवी से, और चंद्रगुप्त द्वितीय की ध्रुव देवी सही है। ठीक है ना। तो इसका जैसा कि आंसर है वैसे ही इसका ए बी सी डी और 1 2 3 4 सही आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल काल में कुर्रम क्या थे? कुर्रम किसे कहा जाता था चोल काल में? तो चोल काल में जो कुर्रम था वो था ग्रामों का संघ। क्या था दोस्तों? ग्रामों का संघ था। आरोही क्रम में अगर हम चोल वंश की व्याख्या के प्रशासनिक इकाई को हम देखते हैं तो सबसे पहले राज्य आता है, फिर मंडल आता है, फिर वलनाडु, नाडु, कुर्रम, कोट्टम। तो कुर्रम जो था गाँव का संघ हुआ करता था चोल राज्य में। 13वीं शताब्दी में खराज क्या था? खराज जो था 13वीं शताब्दी में वो क्या होता था दोस्तों? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारत में आपने बहुत पढ़ा होगा खराज, खुम्स। ठीक है ना। तो खराज जो था वो था आपका कृषि भूमि पर कर था। ठीक है ना। खराज गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक कर था और वो भी भूमि कर के रूप में लिया जाता था, जो उपज का 1/3 या 1/2 लिया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला है यहाँ पर तुर्क सेनापति जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, तो वो कौन था? तो तुर्क सेनापति जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था वो था आपका बख्तियार खिलजी। कौन था दोस्तों? बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। ठीक है ना। इसने 1206 में
नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। अगला है निम्नलिखित नगरों में से किसे कुव्वतुल इस्लाम का नाम दिया गया है। तो कुव्वतुल इस्लाम किसे नाम दिया गया है, तो वो दिल्ली यानी कि दिल्ली में है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाई गई थी ना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। अगला है जैनुल आबदीनी जिसने गौ हत्या प्रतिबंधित कर दी थी, कहाँ का शासक था। देखो जैनुल आबदीनी बहुत फेमस राजा है और हमेशा पूछा जाता है जैनुल आबदीनी, तो ये कश्मीर का शासक था। जैनुल आबदीनी को कश्मीर का सिकंदर बोलते हैं, कश्मीर का अकबर बोल देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से कई नामों से उसको जाना जाता है क्योंकि उसने बहुत से सुधार किए थे। और यहाँ तक ये बता दूँ आपको कि सबसे पहले जजिया कर समाप्त करने वाला व्यक्ति भी जैनुल आबदीनी है। भले ही उसने कश्मीर में किया था, लेकिन अगर कभी भी आ जाए कि सबसे पहले जजिया कर किसने समाप्त किया था, वो जैनुल आबदीनी ही था। अकबर से भी पहले इसने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। तो जैनुल आबदीन ने गौ हत्या पर निषिद्ध कर दिया। हिंदुओं की भावनाओं को आदर करते हुए सती प्रथा से भी प्रतिबंध हटा दिया था, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कश्मीर का अकबर बोल देते हैं, ठीक है। अगला है विजयनगर साम्राज्य की कृषि व्यवस्था में वारम क्या था। वारम, ठीक है ना, वारम क्या था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप जानते हो, तो वारम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भूस्वामी एवं किसान के बीच कृषि उपज का हिस्सेदारी जो थी उसे बोलते थे वारम, ठीक है ना। वारम व्यवस्था भूस्वामी और पट्टीदार के मध्य उपज के हिस्सेदारी के जो होता था उसको वारम बोल दिया जाता था। अगला है 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहने वाले थे अमीर खुसरो। ये एक सूफी संत थे और उन्होंने ही, अमीर खुसरो ने क्या कहा है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा है भारत को। इन्हीं को तूतीय हिंद कहा जाता है। इन्होंने बलवन के बेटे के समय में अपना कहें तो साहित्यिक सृजन शुरू किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, अष्टछाप के कवियों में कौन कवि शामिल थे। तो अष्टछाप के कवि जो थे उनमें शामिल कौन थे, ये सभी थे, यानी कि कुंभन दास थे, कृष्णदास थे, नंदन दास थे। अष्टछाप कवि 8 कवियों का एक संघ है जिसकी स्थापना 1565 में की गई थी, ठीक है ना। चलिए आगे है, पित्रादुरा शब्द किसकी ओर निर्देश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। पित्राड्यूरा शब्द जो इंगित करता है यहाँ पर, वो करता है पच्चीकारी। पच्चीकारी का मतलब होता है यहाँ पर अगर हम कहें तो जड़ाओं का काम, जो बहुमूल्य जड़ावट का काम होता है, बहुमूल्य रत्नों के पत्थरों का एक पत्थर पर उकेरी गई आकृति या तो कहें जड़ाओं का काम करें, तो उसी को हम जैसे कि एक ही कभी बार देखते हैं एक वस्त्र में अलग अलग तरीके के चीज़ें लगाई होती हैं, अलग अलग हीरे पिरोए जाते हैं, कई बार अलग अलग प्रकार के रंग लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से पत्थरों की जड़ाओं का कार्य होगा पित्राडुरा कहलाता है। और पित्राडुरा का कार्य सर्वप्रथम जो हमको देखने को मिलता है वो एतमादुद्दौला के मकबरे में मिलता है, जिसका निर्माण नूरजहां ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले नूरजहां के उसमें हमको ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित होकर जहांगीर से वार्तालाप किस भाषा में किया था। तो इसका सही आंसर है फारसी, क्योंकि फारसी भाषा ज्ञाता था हॉकिंस जो था वो फारसी भाषा ज्ञाता था। और हॉकिंस ने जब यहाँ पर आया था तो उसको हॉकिंस को यहाँ पर इंग्लिश खान या अंग्रेजी खान की उपाधि भी किसके द्वारा दी गई थी, जहांगीर द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। तो इसने स्वीकृति मांगी थी। एक्चुअल में जब हम लोग भारत में अंग्रेजों का आगमन पढ़ते हैं तो उस समय जब सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी, उस समय यहाँ पर अकबर राजा था। लेकिन अकबर जब हॉकिंस यहाँ पहुँचा तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, जहांगीर यहाँ पर आया था तो उसी के दरबार में वो पहुँचा था, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे है, रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था, ठीक है ना। तो रोशन अख्तर जो दूसरा नाम यहाँ पर दिया गया है यह किसका होगा, मोहम्मद शाह का दूसरा नाम था। किसका नाम होगा दोस्तों, मोहम्मद शाह का दूसरा नाम रोशन अख्तर था, ठीक है। जो सैयद बंधुओं के सहयोग से क्या बना था, राजा बनता है, ठीक है। संयोग बंधुओं को क्या बोलते हैं, इनको किंग मेकर बोला जाता है, ठीक है ना। इन्होंने बहुत से मुगलों को राजा बनाया, मुगल राजा इन्होंने बनाया था, इसलिए किंग मेकर बोला जाता है। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित दोस्तों, शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी। तो शिवाजी की जो राजधानी बनाई गई थी शिवाजी द्वारा, वो बनाई गई थी रायगढ़ को। किसको बनाई गई थी दोस्तों, रायगढ़ को। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक अंतिम समय में किया था, लगभग 1674 के आसपास उन्होंने अपना राज्याभिषेक किया था रायगढ़ में, और रायगढ़ में ही उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर आया था मीर कासिम। मीर कासिम आपको पता है कि सिराजुद्दौला है, मीर जाफर है, यहाँ पर नाम दिए गए हैं। सिराजुद्दौला के साथ 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, फिर मीर जाफर गद्दी पर बैठा, फिर मीर कासिम के साथ बक्सर का युद्ध होता 1764 में। अगला है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। देखो अफीम
का जो उत्पादन सर्वाधिक होता था उस समय, जो सबसे दौरान भारत का जो राज्य था वो था बिहार, ठीक है ना। तो अंग्रेजी शासनकाल में बिहार से सोरा और अफीम और सोरा के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध था। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक किन धर्म की है? तो देखो दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आर्य समाज की प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला है, आतंकवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। ये अतिवादी मैंने आतंकवादी बोल दिया, अतिवादी और उदारवादियों के पुनर्मिलन। अतिवादी और उदारवादी यानी कि हम लोग गर्म दल और नरम दल की जो बात करते हैं वहीं पर ये पूछा गया है। इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा था आपका एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट ने सन 1916 में जो माना जाता है कि 1916 में, आपको पता है कि लखनऊ समझौता बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लखनऊ समझौता। उस समय लखनऊ समझौता में क्या हुआ था कि एनी बेसेंट ने उदारवादियों और अतिवादियों यानी कि गर्म दल और नरम दल के बीच समझौता करने के लिए बहुत बड़े शिल्पी के रूप में भूमिका निभाई थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने अभी पढ़ा था, अभी बात की थी 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन के बारे में हमने जो बात की थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देख लो। तो स्वराज्य शब्द का जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले यहाँ पर, वो किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। ठीक है, तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, इनमें से। ठीक है, अगला है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक जो बनाए गए थे, ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा मनसुख लाल नजर। ठीक है ना, कौन संपादक थे पहले? मनसुख लाल नजर थे इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक। इंडियन ओपिनियन जो था गांधी द्वारा निकाला गया था। ठीक है, अगला है, लंबी कूद लगाने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? ठीक है, तो लंबी कूद लगाने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले क्यों दौड़ेगा? इसका सही आंसर हो जाए क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। ठीक है ना, उससे क्या हो जाता है आपका, वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। अगला है, पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें कोई आंसर, इसका सही आंसर उतना ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला, दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? ठीक है दोस्तों, तो किसमें नहीं जाएगी? इसका सही आंसर है निर्वात। निर्वात में जो ध्वनि होती है, ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, कोई मेटल चाहिए, कोई ठोस चीज़ चाहिए। ठीक है, निर्वात में जहाँ पर निर्वात है वहाँ पर ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती। अगला है, लगभग 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तापमापी प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाशीय ताप मापी। ठीक है ना, कौन सा? प्रकाशीय ताप मापी। चलिए दोस्तों, अगला है, डॉक्टरों द्वारा रोगी के पेट के आंतरिक परीक्षण हेतु प्रयुक्त अंतर्दृष्टि एंडोस्कोप प्रकाश के किस पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन पर निर्भर रहता है। तो दोस्तों, अगर कोई प्रश्न आपको लग रहा है गलत है तो आप कमेंट कीजिए, जरूर उसको कमेंट कीजिए, मैं उसको सही कर दूंगा। ठीक है ना, चलिए, और लाइक भी करते रहना है वीडियो को। सेक्सटेंट का प्रयोग किया था। सेक्सटेंट का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, किस लिए किया जाता है? ठीक है ना, इसका है वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। अगला है, तांबे की चैन पर सोने की पॉलिश करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक हो जाता है? तांबे की चैन पर सोने की पॉलिश करने के लिए आवश्यक क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? पोटेशियम आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है जब तांबे की चैन पर सोने की पॉलिश की जाती है। किसी तारे का रंग घोतक होता है, तो किसी तारे का रंग जो होता है वो किस चीज़ का घोतक होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताप का। ठीक है ना, जो तारा बहुत ज़्यादा लाल जलता है उसका ताप कम होता है, जो बहुत नीला जलता है उसका ताप बहुत तेज होता है, हाई होता है, नया तारा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्नलिखित में ऐसा सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? सर्वाधिक घनत्व इनमें से सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रुई। ठीक है, रुई का सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी, यानी सबसे ज़्यादा घनत्व रुई का होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चश्मे के लिए काले शीशों में शामिल होता है। जो काले शीशे लगाए जाते हैं चश्मों में गर्मी से बचने के लिए, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है लैंथेनाइड ऑक्साइड। ठीक है, अगला है, इंडियन गैस मिश्रण है। इंडियन गैस किसका मिश्रण होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ब्यूटेन और प्रोपेन का। इंडियन गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला है, कृत्रिम रेशम है। कृत्रिम रेशम किससे बनता है? तो कृत्रिम रेशम जो बनता है वो बोलता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है ना, कृत्रिम रेशम क्या है? पॉलीसैकेराइड। अगला है, मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है। तो इसमें जो मच्छर भगाने वाली दवा जो प्रयोग किया जाता है उसमें सक्रिय रसायन जो होता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए,
एलिथ्रीन, ठीक है। अगला है एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उस पर रुधिर आधान पर की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रुधिर समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर समूह उसे दिया जा सकता है? दोस्तों देखो, हमारा जो अभी पेपर होने वाला है न्याय तहसीलदार का, उसमें साफ साफ आपके साइंस आएगी, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और साइंस के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बायो के, ठीक है। तो इसमें कौन सा रुधिर, तो रुधिर में से हमेशा एक प्रश्न आता है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है रुधिर में से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो हो जाएगा आपका बी नेगेटिव। बी नेगेटिव ऐसा होता है जो किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से जीन किसका भाग है? जीन किसका भाग होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए का। किसका होता है भाग? डीएनए का होता है। अगला है उस जहाज का क्या नाम था जिस पर डार्विन ने यात्रा की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, हालांकि बहुत डीप क्वेश्चन है ये, तो पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बीगल। बीगल नाम का ये जहाज था जिस पर डार्विन ने यात्रा की थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? ठीक है ना, इसमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अजगर। अजगर जो होता है वो जहरीला नहीं होता है, बाकी सब जो होते हैं बहुत जहरीले सांप पाए जाते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो शरीर के किस भाग में स्थित होती है? वो होती है आपके मस्तिष्क के आधार में, ठीक है ना। चलिए अगला है कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर दर्शाता है। जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है शरीर में उसका असामान्य स्तर जो होता है वो क्या दर्शाता है? कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धमनियों का कठोर हो जाना। धमनियां जो है कठोर हो जाएंगी और उसमें क्या हो जाएगा, आपका ब्लड जो हो जाए वो सर्कुलेट नहीं हो पाता है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? ठीक है ना, चंदन के पेड़ को हम क्या मानते हैं? तो चंदन के पेड़ को मानता है आंशिक मूल परजीवी। क्या माना जाता है दोस्तों? आंशिक मूल परजीवी। अगला सूखा मेवा चिलगोजा जो होता है वो किससे पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा था। चिलगोजा हमेशा पाइन चीड़ के पेड़ से पाया जाता है। अगला है लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों क्या होगा, बायोचिप में क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए। अगला है मानव द्वारा बनाया हुआ अनाज है। मानव द्वारा बनाया गया जो अनाज है वो है आपका ट्रिटिकल। क्या है दोस्तों? ट्रिटिकल। मुर्गी घर पर तापमान होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपका पशु वाले से भी पूछा गया है इसमें। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ए, ठीक है। अगला है जून 2016 का करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर जो है 2016 वाले में स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो मनाया जाता है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 23 जून। तो दोस्तों यह एक उस समय का करंट अफेयर ही है, लेकिन थोड़ा सा जीएस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं। कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। अब ये कथनों पर विचार करना है यहाँ पर, ठीक। पहला है अंत्योदय, यह सुपरफास्ट ट्रेन होगी एवं केवल अनारक्षित कोच होते हैं। भविष्य तेजस है, भविष्य में भारतीय रेल के तौर पर चलाया जाएगा और इसकी गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और हमसफर यह केवल गरीबों के लिए है। तो इसमें से कौन सा सही यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा सही यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको देना है, तो इसका सही है वो केवल बी, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट है। इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आंसर आपको लगे हैं कि कोई गलत हो या कोई दूसरा निकले तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 66 का देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि 78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि वो इतने अनुपात इतने में हो तो बीच वाला भाग क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार के रीजनिंग और मैथ देखने को मिलने वाले हैं। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ सीधे, आप अपना आंसर मैच करना। इसका होगा सी। किसी धनराशि में 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो दोस्तों इसका आपको दोनों का पहले ब्याज निकालना है, फिर उसका अंतर दिया हुआ है, 48 है। तो आपको धनराशि एक्चुअल में निकालनी है। इसमें PRT/100 करके एक निकाल लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का, और ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज का निकाले, दोनों की धनराशि आपकी निकल जाएगी। तो यहाँ पर आपका इसका सही आंसर ये है बी वाला। आप मैच करिएगा कि आपका क्या आंसर यहाँ पर निकल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्स अपने कार्यालय से स्कूटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जाने पर वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। यदि 24 किलोमीटर प्रति घंटा चलें तो स्कूटर चलाएं तो 5 मिनट देर से पहुंचते हैं। तो ये इसके कार्यालय की दूरी कितनी है? तो दोस्तों इसको निकालिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर ये जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं इसको आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकता, अभी बहुत लंबा ये वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पर जो 68 का जो सही आंसर है वो यहाँ पर मैच कर रहे हैं ना आप।
तो 22 किलोमीटर का सही आंसर है। अगला है 16 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे में काम करते हैं और किसी काम को, इसका सही आंसर जो है 69 का ये हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इसमें क्या करना है कि 8 घंटे, तो 32 बच्चे 16 घंटे में काम कितने दिनों पूरा करेंगे, जबकि 3 आदमी का काम 4 बच्चों के काम के बराबर है। ये भी दिया हुआ है, बहुत आसान है, आपको इसमें कन्वर्ट करना है। अगला है 2 नल, ठीक है ना, ये काम समय वाले बहुत पूछे आते हैं, यहाँ भी पूछे जाएंगे, तो ध्यान देना इनके बारे में कि ये प्रश्न यहाँ भी पूछे आते हैं, ठीक है। तो 2 नल वाला जो है क्वेश्चन नंबर 70, तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 नल ए और बी क्रमशः 25 और 35 मिनट में हौज को भर सकते हैं। नल सी उसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। पहले 5 मिनट तक ए और बी को खुला रखा गया है, अब हौज कितने मिनट में खाली हो जाएगी। तो बहुत आसान है, 1/25 और 1/35 करके उसको कर दीजिए, -1/10 कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ए, 70 का जो है वो ए है। अगर कोई आंसर गलत निकले तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा। एक मशीन को और ए और बी, ए ने बी को 10% हानि पर, बी ने सी को इतने % हानि पर बेच दिया है। तो हानि है तो आप 10% 90 कर दीजिए, 20 80 कर दीजिए, 25 75 कर दीजिए, सबको गुणा करते हुए चलिए और बराबर इतने में खरीदा है। तो उस मशीन को ए ने कितने रुपये में खरीदा था। तो दोस्तों यहाँ पर जो 71 का सही आंसर जो है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आंसर बता रहा हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। ए इसका सही आंसर होगा जब भी आप निकालेंगे। समान धारिता के बर्तन 3 बर्तन हैं। पहला बर्तन दूध से आधा भरा है, दूसरा 1/3 तथा तीसरा खाली है। यदि सब बर्तनों का दूध मिलाकर तीनों बर्तनों बराबर भर दिया जाए तो तीसरे बर्तन में कितना दूध आएगा। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है जी, आप इसको आराम से करिए और इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 5/18। अगला है राजू और सोनू की आयु 3/4 अनुपात है, 3x और 4x मान लीजिए। यदि राजू की आयु सोनू की आयु का 6 वर्ष से कम हो और 6 वर्ष के बाद राजू और सोनू की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देख लीजिए, एक 3x है, 4x है, पहले x का मान निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद जो आपका अनुपात होगा 6 वर्ष के बाद में 6 जोड़ लीजिएगा, तो आपका आंसर सही यहाँ पर आएगा। तो इसका सही आंसर जो आना चाहिए आपका वो आना है 4:5। यदि लॉग, अब लॉगरिथम वाले आगे हैं तो लॉग का, तो log 5 का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा 75 का वो हो जाएगा आपका डी, आप निकाल लीजिएगा। यदि 75 यदि यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका मान आपको निकालना है। तो इसका सही आंसर में यहाँ पर गैस आप करिए, मैं बताता हूँ आपको सही आंसर। इसका 5 है, मैं आंसर बता रहा हूँ, आप इसको आराम से सॉल्व करिए, ठीक है। अब जीएस में आते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के काल की बात हो रही है, 76 वाला प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय में, ठीक है। तो इनका जो देखो 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, इनको आप क करके याद कर सकते। अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क। तो इसको आप 4 तरीके से आप इसको आराम से यहाँ पर याद कर सकते हैं। क्या बताया था मैंने, यहाँ पर मैंने बताया आपको औ क होते, ठीक है। तो औ क और क, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। पहले अजातशत्रु की मूवी, दूसरी फिर काला अशोक, तीसरा फिर आपका अशोक, फिर आपका कौ से कनिष्क, ठीक है ना। तो दूसरी वाली जो आपकी तीसरी जो हुई थी आपका अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, ये हालांकि ये तो बिहार का अपना रीजनल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछा आता है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा आता है कि बिहार पेंटिंग शैली संबंधित है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत बार पूछा आता है इस प्रकार के प्रश्न जो हैं, तो मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है। कई बार आता है कि ये पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, जीएस का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे पूछ रहा हूँ। अगला प्रश्न दोस्तों, रीजनल क्वेश्चन जितने भी हैं मैंने ये हटा दिए हैं। बाकी 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। हालांकि रीजनल है, राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, लेकिन ये जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको जो विभाग दिया गया था वो दिया गया था खाद्य और कृषि, ठीक है ना। अगला है संपूर्ण क्रांति का अध्ययन किसने किया था, ठीक है। संपूर्ण क्रांति जो है वह कौन थे, संपूर्ण क्रांति दिखा तो ये जयप्रकाश नारायण थे, संपूर्ण क्रांति का अध्ययन करने वाले। निम्न से कौन सा विशेष स्थल बिहार में स्थित है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये भी जीएस का क्वेश्चन ही है वैसे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अशोक स्तंभ। देखो अशोक का स्तंभ बिहार में, सलीम यहाँ पर है नहीं, उद्दित है नहीं, कामाख्या मंदिर आपका असम में है, सलीम वाला जो आपको जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो इसमें अशोक स्तंभ यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम जैन संगीति। देखो प्रथम जैन संगीति की बात हो रही है, ये कहाँ हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। एक्चुअल में जो पहली जैन संगीति, 2 जैन संगीतियाँ देखने को मिलती है, एक वैशाली में हुई थी, एक आपका पाटलिपुत्र में हुई थी, एक आपका गुजरात में हुई थी। तो यहाँ पर जो पाटलिपुत्र में पहली वाली हुई थी वो हुई थी आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है ना। तो उस समय ये हुई थी। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर अब आ गई है
इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। गरीबों या बच्चों के लोकप्रिय लघु बचत बैंक के रूप में निम्न से कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा बैंक जो है जो गरीब बच्चों के लिए आता है? तो यह है कोर बैंकिंग, ठीक है। अगला है यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक विकास बैंक जो है उसकी स्थापना किस वर्ष? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बहुत पूछा जाता है। तो 1982 में आपका नाबार्ड की स्थापना हुई। किस आयोग के संबंध बैंक शाखाओं के विस्तार तथा सभी बैंक खाता खोलने से है? तो वो कौन सा आयोग है? ठीक है ना, आयोग बहुत पूछे जाते हैं। इसका सही है नचिकेत मोर समिति, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? 104 का बी। हाल ही में शुरू की गई अनावरण योजना का संबंध। अनावरण योजना शुरू क्यों की गई है भारत में? ये की गई है खनिज उत्पादन के उत्खनन करना, और इसके लिए अनावरण योजना की शुरुआत भारत में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो देखो विश्व व्यापार संगठन के जो देश शामिल है वो 164 है अभी भी, ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी सन 1995 में, ठीक है ना। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना से आया है और आगे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाएंगे आपसे। तो प्रथम वाली पंचवर्षीय योजना जो 52 से 57 तक चली थी। अगला, जीरो बेस्ड बजट की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? जीरो बेस्ड बजटिंग जो है अमेरिका से शुरू की गई थी, ठीक है ना। अगला, भारत में निजी क्षेत्र का सबसे नया और नए बैंक कौन कौन से हैं? तो भारतीय निजी क्षेत्र के नए बैंक अगर हम देखें तो यहाँ पर है बंधन बैंक भी नया है और IDFC बैंक भी यहाँ पर नया है। इरडा नियम करती है। इरडा क्या करती है? नियमन किसका करती है? इरडा, ठीक है ना। इरडा का संबंध किससे है अगर हम बात करें तो बीमा कंपनी। किससे दोस्तों? बीमा कंपनी। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, एक पेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। स्थापना वर्ष के अनुसार निम्न से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। किसकी स्थापना सबसे पहले किसकी हुई थी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका सही आंसर क्या है। सबसे पहले LIC हुई थी, ठीक है, 1956 में। फिर IDBI हुई थी, फिर सेबी हुआ, फिर आपका UTI हुआ, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा पहला वाला है 1 2 4 और 3। सेबी की स्थापना 1988 और सेबी का अधिनियम सन 1992। अगला है भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है भारत में? तो वित्त आयोग क्या करता है? वित्त आयोग, ठीक है ना। वित्त आयोग का गठन 280 के आधार पर किया गया है। 280 जो हमारा अनुच्छेद है वो वित्त आयोग से संबंधित है। 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका कार्य क्या है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केंद्र तथा राज्यों के भी राजस्व का वितरण करता है। हर वित्त आयोग अभी जो 15वां वित्त आयोग हमारा चल रहा है, सेन उसके अध्यक्ष रहे हैं, उसी की अभी सिफारिश चल रही है। तो 20 से लेकर 25 तक, ठीक है ना। 25 के बाद फिर दूसरा 23-24 में नया गठित कर दिया जाएगा। अगला है राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है क्या? जो राजकोषीय घाटा होता है ये होता है आपका बजटीय घाटे का योग और सरकार का बजट ऋण और दायित्व। तो सरकार का बाजार ऋण जो होता है और उसका दायित्व जो होता है और बजटीय घाटे का जो योग होता है और उसके बीच का टोटल, उसको बोलते हैं हम राजकोषीय घाटा। एक्चुअरी संबंधित है। तो एक्चुअरी शब्द का संबंध किससे है? बहुत पूछा जाता है, पेट क्वेश्चन है, बीमा से होता है दोस्तों। किससे होता है? बीमा से, नोट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा शेयर सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत कार्य करता है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत जो कार्य करते हैं तो वो आपका कौन से होंगे? तो इसका सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है 116 जो है वो पूछ रहा है कि पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो पूंजी खाता परिवर्तनीय सिफारिश जो हुई थी 1994 में, उसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर 116 का हो जाएगा तारापुर समिति। तो दोस्तों ये समितियां बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किन्हें भारत में प्रत्यक्ष कर संवर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो कौन कौन से ऐसे कर हैं जिन्हें प्रत्यक्ष कर के रूप में सम्मिलित किया गया है? पहला निगम कर, आय कर और संपत्ति कर। अगला है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? सबसे इंपॉर्टेंट, पद की शपथ भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन दिलाएगा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय की बात हो रही तो राज्य का राज्यपाल, ध्यान देना, उच्च न्यायालय की बात हो रही है। अगला, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निस्तारण की भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अधीन आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरंभिक अधिकारिता। अब क्या होती है आरंभिक अधिकारिता? ये मौलिक अधिकारिता के रूप में भी जानी जाती है और इसमें क्या होता है, ऐसे मामले आते हैं जिनमें सुनवाई निचले स्तर पर ना होकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है। इसमें संघीय व्यवस्था के संबंधित अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के केंद्र राज्यों के मध्य विवाद जो हो जाता है उसको निपटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आरंभिक अधिकारिता में आती है। अगला देखते हैं दोस्तों,
120 में भारत की योजना आयोग का गठन, भारत के योजना आयोग का गठन किया गया। अब भारत का योजना आयोग जो गठन किया गया था, इसका सही आंसर है सी। इस संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा गठित किया गया। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक है, यह संविधानोत्तर निकाय भी हम कहते हैं, गैर संवैधानिक निकाय है। ये गैर सांविधिक भी है क्योंकि संसद में इसको लाया नहीं गया था और इसको मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना। तो भारत में देश के संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा कब किया गया? 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग की जगह पर क्या बना दिया गया है? अब 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन, इसी योजना आयोग के नाम को हटाकर उसका नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग। अगला है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, किस दिन प्रस्तुत किया जाएगा? सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित हो, क्योंकि बजट हमेशा भारत के राष्ट्रपति द्वारा रखा जाता है। बजट के बारे में हम बात करें तो 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद में दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के लिए प्रांकलित, या अगर हम बात करें प्राप्तियों और व्यय, आय व्यय का विवरण रखता है। सिंपल सी बात है, इसे हम भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। बजट नाम जो है वो यहाँ की, अगर हम बात करें मीडिया द्वारा दिया गया है। बजट का उल्लेख किसी भी संवैधानिक आर्टिकल में नहीं है। बजट की जगह पर हम यूज करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा 122 का? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 122 वाले का, इसका सही आंसर जो है वो है आपका डी। डी कहता है कि राज्य की तुलना में लोकसभा के पास राज्य सूची के संबंध में विशेष शक्तियां हैं। राज्य सभा की तुलना में, बिल्कुल। देखो, अच्छा कथन सही नहीं है कह रहा है, सॉरी यहाँ पे कथन सही नहीं कह रहा है, तो कथन सही नहीं है जो है वो आपका डी वाला सही है 122 का, क्योंकि देखो संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची में शामिल विषयों पर केवल राज्यों के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है। संसद आपात स्थिति में ही राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, तो इस सूची में राज्यसभा के पास अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि ये गलत दिया गया है। अगला है यहाँ पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से उठने वाले निर्वाचन विवादों का निस्तारण किसके द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका निस्तारण हमेशा भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा चुनाव के संबंध में जो भी विवाद होते हैं, उन विवादों की जांच और फैसले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, उसका फैसला अंतिम होता है। इसको चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राज्यपाल की राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। कब करेगा वो? ठीक है ना। तो वो कब करता है? जब यदि उसे इस बात का समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तब राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। तो राज्यपाल द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की जाती है, यह उसका स्वविवेक का अधिकार है। ठीक है ना। तो वो जब भी चाहे उसको लगे ऐसा तो वो लगा सकता है। ठीक है। तो यह 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। कौन सा अनुच्छेद? 356, याद रख लेना, इसको दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान के मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, किंतु बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसके रूप में मान्यता ठहराई गई है? तो कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता। कौन सी हो जाएगी? इसको प्रेस की स्वतंत्रता को बाद में दिया गया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखो, नियंत्रण महालेखा कैग किसमें है भैया? 139। राष्ट्रीय आयुक्त भाषा अल्पसंख्यक वाला जो है वो आपका 343 से लेकर 351 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, 46 में। इसके अलावा आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो हो जाए SC वाला, 338 वाले में है। 338A में आपका ST आयोग है और 340 आपका OBC आयोग के बारे में बात करता है। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वैसे ही संसद द्वारा विधि द्वारा बनाया गया है, कोई आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, 1993 में आया था ये। अगला है यहाँ पर, अगला प्रश्न, संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम का उल्लेख करता है। देखो, 74वां संविधान संशोधन तो हमेशा पूछा जाएगा, जब तक आप पेपर दे रहे हो तब तक ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। 73वां 74वां दोनों आएंगे। तो किसका उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य में वित्त आयोग के कार्य के उल्लेख करता है। ठीक है। अब देखो, 74वां राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन भारत में रचना आयोग का, ठीक है। तो 74वां
संविधान संशोधन अधिनियम की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शहरी स्थायी संस्थाओं के, आपको पता है नगर पालिका संबंध नया भाग जोड़ा गया था। इस भाग में नगर पालिका गठन, चुनाव, अवधि, शक्तियों, उद्यत आयोग का उल्लेख किया है। इस संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल 18 विषय भी जोड़े गए हैं। ध्यान रखना, 12वीं में 18 हैं और 11वीं में 29 हैं, 29 है, बहुत बार पूछा जाता है। इनमें नगर पालिकाओं का वित्तीय अधिकार के तहत वित्त आयोग के तर्ज पर राज्य वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान भी 73 74 में साफ साफ कहा गया है। अगला है भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग। तो राष्ट्रपति का महाभियोग जो होता है वो क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसका सही आंसर क्या है, ए है। संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है मतलब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन की लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जाता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन से पहले सूचना दी जाती है और उस पर एक सदन का 1/4 यानी कि 1/4 सदस्य हस्ताक्षर होने चाहिए कि हम लोग इसको हटा रहे हैं, तभी वो हटेगा, नहीं तो वो नहीं हटेगा, ठीक है दोस्तों। अगला है यहाँ पर राज्यसभा में राज्यों के स्थान किस प्रकार दिए गए हैं। राज्यों के स्थान किस प्रकार से दिए गए हैं भाई, तो उसका सही आंसर है जनसंख्या के आधार पर। सिंपल सी बात है, जनसंख्या के आधार पर राज्यों को राज्यसभा में स्थान दिए गए हैं, ठीक है ना। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है ना। और संघ राज्य क्षेत्र के सदस्य उस रीति द्वारा चुने जाते हैं जो संसद अवधारित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिक के मूल कर्तव्य नहीं है। देखो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं होंगे इसमें से, जो भारत का नागरिक है उसके पास कौन से मूल कर्तव्य यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तो यह है डी, परिवार नियोजन अपनाना और जनसंख्या नियंत्रण करना। ये कोई भी हमारे मूल कर्तव्य में नहीं है। परिवार नियोजन अपनाना, जनसंख्या निर्माण करना भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है। संविधान के भाग 4 क में क्या दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है जो दिए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। बहुत बार पूछा था किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में क जोड़ा गया, भाग 4 क जोड़ा गया है और इसमें वर्तमान में 11 हैं, पहले 10 थे लेकिन फिर बाद में 11वां जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए परिसीमन किया जाता है वो डी वाला निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग की सहायता से, ठीक है दोस्तों। अनुसूचित जातियों जनजातियों यानी कि SC ST के आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन एवं निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग की सहायता से ही करेगा। और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान देखो अनुच्छेद 330 के तहत तथा राज्यों की विधानसभा में 332 के तहत किया गया है। यानी कि SC ST के लिए अगर हम बात करें लोकसभा में सीट आरक्षित है वो 330 अनुच्छेद में दिया गया है, और अगर हम विधानसभा की बात करें देहरादून विधानसभा की, उसमें अगर राज्य विधानसभा में जो दिया गया है वो है अनुच्छेद 332 के तहत पर आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना। और आरक्षण का आधार जनसंख्या को बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं, निम्नलिखित रिटों में से किस एक का अक्षरशः अर्थ शरीर को आपके पास लाया जाए, शरीर को आपके पास लाया जाए। ये प्रश्न आपका अभी कनिष्ठ सहायक में भी आया हुआ है हाल ही में और पेपरों में भी हमेशा आते रहता है, ठीक है। तो रीट 5 प्रकार की होती है, हम आगे बात करेंगे। इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण हबियस कॉर्पस। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है इसका मतलब होता है कि बंदी को सशरीर मेरे पास लाया जाए। यह रीट जारी करी जाती है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने क्या करा होता है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंद किया होता है, किसी अधिकरण ने जिसने अधिकारिता नहीं थी या सीमाओं के बढ़कर कोई अंतिम निश्चित दे दिया हो। मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पर ये होता है, ठीक है। तो इसके अलावा देखो और उत्प्रेषण दिया हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। उत्प्रेषण का मतलब रीट तब जारी की जाती है जब किसी अधिकरण ने जिस अधिकारिता जो उसके अधिकार नहीं थी और सीमाओं से बढ़कर कोई अंतिम निश्चय दे दिया हो या कोई उससे बाहर चले गया हो तो उसको हम बोलते हैं उत्प्रेषण, ठीक है ना। तो उत्प्रेषण बोल देते हैं। जबकि परमादेश का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर परमादेश दिया हुआ है, परमादेश का मतलब होता है परमादेश यानी कि लोक प्राधिकारी आदि कोई ऐसे कार्य संपादित कर रहा है, ठीक है, व्यक्ति को लोक पद या विशेषाधिकार के दावे की वैधता की परीक्षा करनी हो कि तुम किस दावे से किस सीट पर या किस जगह पर जो कोई सीट या कोई जगह घेरे हुए हो, किस अधिकार के तौर पर घेरे हुए हो, उसके बारे में अगर पूछना तो परमादेश होता है, ठीक है ना। तो ये आपका इस प्रकार से वैधता होती है। और यह आपका कार्य संपादित करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं कि परमादेश में किसी व्यक्ति नियम द्वारा प्राधिकार आदि कोई व्यक्ति को कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है। और अधिकार परीक्षा जो होता है अधिकार परीक्षा जो होता है ये होता है आपका किसके लिए, कि आप किस अधिकार से यहाँ बैठे हो उस अधिकार के बारे में आपके
जानना, यानी कि आपका अधिकार जानना है, उसकी परीक्षा, वैधता की परीक्षा लेना, ये अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की रीट होती है, 4 तो ये हो गई, ठीक है। अगला है 133, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। तो मूल अधिकारों में शामिल नहीं है वो है सूचना का अधिकार, ठीक है ना। ये मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये 2005 में, जून 2005 में पारित किया गया था, ठीक है ना। केंद्र और राज्य सरकारों में कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए इसको संसद द्वारा जून 2005 में लाया गया था, जो 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया है। और इससे सरकारी प्रशासनिक अधिकारी सूचना अधिकारी की सहायता सूचना अधिकारियों के माध्यम से नागरिकों को आधिकारिक सूचना देने के लिए बाध्य किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे किस में नहीं है, मूल अधिकारों में नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। अगला है प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। प्रत्येक 5 वर्ष का होगा। तो यह कब से होता है, कब से होगा, तो ये तब से होता है जब अपनी पहली बैठक की तिथि से, यानी कि जब चुनाव जीत गए हैं, पहली बैठक शुरू हो गई है, तो पहली बैठक से इसको शुरू किया जाता है। चलिए अगला है 135वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष का कार्य है। अस्थायी अध्यक्ष भी होता है लोकसभा का, तो उसका कार्य क्या होगा। इसका कार्य होगा आपका सदन के सदस्यों को शपथ दिलवाना तथा नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक कार्यवाही संभालना। इसको प्रोटेम स्पीकर भी बोला जाता है। सदन के गठन के समय राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष का शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति क्या करेगा, पहले एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष चुनेगा और उसको शपथ देगा, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष का कार्य होगा फिर निर्वाचित सदस्य जो हैं जितने भी लोकसभा में हैं उन सबको शपथ दिलाएगा, ठीक है। और सदन के नियमित अध्यक्ष के चुनाव के बाद इनका कार्य और पद समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य सिर्फ इतना ही होता है कि वो कि अगर राष्ट्रपति, देखो अब 545 सदस्य हैं, सबको चुन के आए हैं, तो राष्ट्रपति हर एक को ऐसे करके देगा। तो राष्ट्रपति है वो भारत का सबसे बड़ा नागरिक है, तो हर किसी को एक एक इंडिविजुअल वो शपथ नहीं दे सकता है, ठीक है। इसके लिए वो एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष चुनेगा, उसको शपथ देगा और वो वही शपथ बाकी साथियों को जो उनके साथ जीत के यहाँ पे जो मनोनीत होकर जो यहाँ पर आए हुए हैं लोकसभा में, उनको शपथ देगा। और जब वहाँ पर स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तो उसका पद समाप्त हो जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है सवाना का संबंध, 136 है। सवाना का संबंध क्या होता है, तो सवाना का संबंध क्या होता है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, इनको हम सवाना बोल देते हैं। अगला है कथन, मकरोला लेटराइट मृदाएं सस्य पौधों के लिए बहुत उपजाऊ नहीं है, क्योंकि कारण है क्योंकि मखरोला मृदाओं में सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट की उच्चता साधे। तो इसमें तो बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं या एक सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, वह आपका एक तो सही है, लेकिन आर जो है वो गलत यहाँ पर दिया गया है। सदाबहार सूखा प्रतिरोधी लकड़ी के वन झाड़ियाँ किस जीवों की विशेषताएं होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कोणधारी वन। इसे रोटी की टोकरी भी कहते हैं। इस मिट्टी में जई और अन्य फसलें भी उगाई जाती है। मिट्टी पशु चारागाहों के अनुकूल होती है। तो वैसे आपका हम बात करें तो इसका चरनोजम मिट्टी, हालांकि इसमें गेहूं जो होता है रोटी की ये आपका जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अगला है आपका, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो किस तथ्य की संभावना अधिक होगी, किस तथ्य की संभावना अधिक आपको देखने को मिलेगी। चलिए तो ऑप्शन की तरफ जाते हैं। पहले आप प्रश्न देख लीजिए, यदि सूर्य एवं पृथ्वी की बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो किस तथ्य की संभावना अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमारे जो है वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 365 साल का होता ना, तो वो घट जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो उसका सही आंसर है अरस्तु। बहुत पूछा आता है पृथ्वी गोल है, किसने कहा, अरस्तु ने। जब IST याम्योत्तर में 10 बजते हैं तो भारत में कितने बजेंगे भाई, तो देखो सबसे पहली बात तो यह है कि भारत का जो है IST कह रहा है, इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है, याम्योत्तर यानी कि 0 डिग्री पर 0 डिग्री देशांतर पर, हाँ ठीक है, जहाँ पर हम ग्रीनविच रेखा पर 10 बज रहे हैं अगर सुबह के, तो हमारे वहाँ क्योंकि हम जो है वो 5.5 घंटा आगे हैं, तो 10 में 5.5 घंटा आप सीधे सीधे जोड़ दीजिए, तो कितना सायं के 3:30 हो रहे होंगे उस समय, ठीक है ना। 5.5 घंटा आगे हैं तो इसलिए इतना ही आएगा। अगला है, निम्न में सम्मिलित कीजिए पर ग्रह और आपका ये है, ठीक है ना, ग्रह उपग्रह पुच्छल तारा और कृत्रिम उपग्रह कामनी हेल बॉब पेंडोरा यूरेनस, ठीक है ना। तो ये आपको सम्मिलित करने हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 143 का ये हो जाएगा बी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बी हो जाएगा, यानी कि ग्रह जो होता है वो यूरेनस ग्रह है, यूरेनस क्या है, ग्रह है। और उपग्रह कौन है इसमें, उपग्रह जो है वो पेंडोरा है, ठीक है ना। पुच्छल तारा कौन है, वो हेल बॉय है, और आपका कृत्रिम उपग्रह जो है वो कामिनी है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सही हो गया। मृत सागर कहाँ पाया जाता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मृत सागर कहाँ पाया जाता है, डेड सी। तो
अब ये देश नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है ना, आपको वो जॉर्डन और इजराइल के बीच में, वो ठीक है, मृत सागर वहाँ पर है। अब ये देश नहीं पूछ रहा है कि किस चीज़ में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिफ्ट वैली में। रिफ्ट घाटियाँ जो होती हैं, रिफ्ट वैलियाँ जो होती हैं, ये आपका जहाँ पर आपका भ्रंश होता है ना, भ्रंश होता है, आपने पढ़ा होगा, तो भ्रंश में जो पाया जाता है रिफ्ट वैली में है मृत सागर, क्योंकि ये समुद्र की सतह से भी नीचे पाया जाता है। अगला है 145, निम्न पर विचार करें। विचार करना है कि एंडीज पर्वत और न्यूजीलैंड पर्वत, फिलीपींस पर्वत, ताइवान पर्वत, उपरोक्त में कौन ज्वालामुखी पर्वतमाला यानी कि रिंग ऑफ फायर का भाग है। आपको ये बताना है कि कौन रिंग ऑफ फायर में आते हैं, फिर रिंग ऑफ फायर, ठीक है ना। तो रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से इसमें से आएंगे भाई बताओ। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर ये सभी। देखो, रिंग ऑफ फायर जिसको हम बोलते हैं, ये प्रशांत महासागर के चारों ओर पाए जाने वाली एक ऐसी बेल्ट है जिसके चारों ओर भूकंप और आपका ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। अगर हम उसको सैटेलाइट से देखें तो पूरे प्रशांत महासागर के गोल चारों ओर से रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखाया जाता है। तो रिंग ऑफ फायर में जो स्थित पर्वत है, एंडीज भी है, न्यूजीलैंड का पर्वत भी है, फिलीपींस का भी है और ताइवान का पर्वत भी आते हैं। तो ये सभी इसका सही आंसर। 146 वाला क्या है, देखो, निम्न में से कौन भिन्न धारा है। भिन्न धारा पूछा है, देखो धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो धाराएं पूछी गई हैं और हमेशा पूछी जाती हैं। आप किसी भी पीसीएस में जाओ, किसी भी लोअर पीसीएस में जाओ, तो वहाँ पर आप इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो भिन्न धाराएं कौन सी होगी इसमें से बताओ, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अलास्का की धारा, ठीक है ना। देखो, ओयोशियो पेरू की धारा और ओखस्टक की धारा हैं, ये सब यह अलास्का की धारा इसमें से अलग हो जाएगी, ठीक है। देखो, ओयोशियो पेरू की जो धाराएं हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपकी गर्म जल धारा है, बाकी सब ठंडी है, इसलिए इसने इसको आपको भिन्न पूछना है। तो दो प्रकार की धाराएं होती है, गर्म और ठंडी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उसके आमाप व्यास को बढ़ते हुए क्रम में सही है, आपको बढ़ते हुए क्रम में ग्रह लगाने, कौन से ग्रह बड़े हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो बुध सबसे छोटा है, फिर मंगल है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, फिर यूरेनस है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण कब होगा, कब होगा चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण कब होगा, जब हमें चंद्रमा नहीं दिख रहा है। तो इससे मतलब क्या होता है कि चंद्रमा हमें क्यों नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई। कौन आ गई, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गई, पृथ्वी आ गई है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर आपकी पृथ्वी है, यहाँ पर चंद्रमा है। अब इसकी छाया इसने रोक दी, तो इस पर छाया पड़ेगी, तो इस पर छाया पड़ेगी, तो इसकी छाया इसमें टकराई, इसकी छाया यहाँ पर पड़ेगी, तो इसने क्या कर दिया है, पूरे के पूरे चंद्रमा को ढक लिया है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए 148 का, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी जब आती है तो क्या होता है, चंद्रग्रहण। भारत की प्राचीन ज्वालामुखी क्रिया की अभिव्यक्ति पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड के डालमा पहाड़ियाँ और इस क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में जल विद्युत एवं सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इस हिसाब से यहाँ पर महाराष्ट्र है इनके हिसाब से, ठीक है। उत्तर भारत की बात करता तो दूसरी बात थी, ठीक है। तो महाराष्ट्र में यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों यह होती है आज की जो प्रश्न श्रृंखला। 150 यहाँ पर टोटल प्रश्न हमने देखे और 150 प्रश्नों में से हमने कुछ स्किप किए थे, तो इसका मतलब आपका 100 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर फिर भी 100 प्लस ही यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें जीएस के इसमें सभी भागों को देखो, इसमें हिस्ट्री थी और मॉडर्न हिस्ट्री थी, उसके अलावा आपका एंशिएंट मॉडर्न और आपका मिडवल सब थी। इसमें विश्व का भारत का भूगोल पूछा गया है, इसमें आपका राजनीतिक विज्ञान, आपका पॉलिटी सब पूछी गई है, इकोनॉमिक्स में अच्छी खासी पूछी गई है। तो दोस्तों ये इस प्रकार के ही क्वेश्चन पेपर बनेगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, देखिए और अपने नंबर को मिलाइए। तो कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो जल्दी आपके बीच में लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।